नमस्कार, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, DAVPG कॉलेज। आज हमारे चर्चा का विषय है फेमिनिज्म, नारीवाद, जो BA 4 सेमेस्टर के छात्रों के सिलेबस का हिस्सा है। नारीवाद, फेमिनिज्म। नारीवाद ने 20वीं सदी के दौरान समाज वैज्ञानिक चिंतन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। नारीवाद के असर के कारण ज्ञान के लगभग सभी अनुशासन अपनी स्थापित मान्यताओं और सिद्धांत की स्त्री के दृष्टिकोण से दोबारा विचार करने पर मजबूर हुए। नारीवादी हस्तक्षेप के कारण निजी और सार्वजनिक संबंधी धारणाएं पहले जैसी नहीं रह गई। नारीवाद एक जटिल परिघटना है जिसकी कोई एक व्याख्या या परिभाषा रेखांकित नहीं की जा सकती। पश्चिम में मध्ययुगीन और रेनेसां-कालीन लेखकों ने स्त्री की सामाजिक पहचान से संबंधित विषयों को स्पर्श किया है। क्रिस्टीना डी पिसा की रचना बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज 1405 की एक ऐसी कृति थी। 19वीं सदी में काल्पनिक समाजवादी चिंतक चार्ल्स फूरियर ने पहली बार फ्रांसीसी शब्द फेमिनिज्म का प्रयोग किया था। फेमिनिज्म का प्रयोग शुरू में पुरुष की देह में स्त्री गुणों के होने अथवा स्त्री के पुरुषोचित व्यवहार के संदर्भ में किया गया। अगर हम फेमिनिज्म को परिभाषित करने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो और आर्थिक, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकार के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को महिलावाद या नारीवाद का नाम दिया गया है। अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो हम नारीवाद को एक संरचनात्मक संघर्ष सिद्धांत भी कह सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक एवं व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। यह लैंगिक भेद को अस्वीकारता है जो नारी की हीन स्थिति का मूल कारण है। इस विचार की उत्पत्ति मूलतः पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्की और पुरुष प्रभुत्व, इसको बोलते हैं मेल डोमिनेंशन, की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुई। इसकी व्याख्या दो रूपों में की गई। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में नारीवाद महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए समानता हेतु किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जो लिंगवादी सिद्धांत अर्थात पुरुष प्रभुत्व, वर्चस्वता और सामाजिक शोषण की समाप्ति पर बल देता है। और दूसरी ओर नारीवाद कई भिन्न किंतु अंतर संबंधित संकल्पनाओं का एक पुंज भी है जिसका प्रयोग लिंग मतलब जेंडर की सामाजिक यथार्थता तथा लिंग असमानता की उत्पत्ति, प्रभाव एवं परिणामों के विश्लेषण एवं विवेचन में किया जाता है। अगर हम नारीवाद की बात करें और हम फेमिनिज्म को एक मूवमेंट और आइडियोलॉजी दोनों रूप में देख सकते हैं। एज ए फेमिनिज्म, एज ए आइडियोलॉजी, एज ए मूवमेंट, एज ए आइडियोलॉजी। एज ए मूवमेंट, एज ए आइडियोलॉजी, एक एज ए वैचारिकी, अगर एक वैचारिकी के तहत देखा जाए तो इसको काफ़ी ब्रॉड है और ये टाइम और स्पेस के आधार पर है। एक मशहूर दार्शनिक हैं एलिसन जेगर, जिन्होंने 1983 में अपनी पुस्तक फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर में इसका क्लासिफिकेशन भी किया था, जिसमें उन्होंने लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म की बात की थी। वे कहते हैं फेमिनिज्म की बात की थी। एज ए मूवमेंट अगर हम देखते हैं, जैसा कि ये पेपर मूवमेंट का पेपर है, तो उसमें फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, 3 वेवों में हम एक आंदोलन के तौर पे नारीवाद को देखने का प्रयास करेंगे। एक आंदोलन के तौर पर हम नारीवाद की बात करेंगे। अगर हम नारीवाद की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ये महिलाओं के अनुभवों से
अगर मैं आपसे पूछूं कि महिलाओं के अनुभवों को एक्सप्लेन करते हुए कुछ शब्दों का प्रयोग करें तो आप कह सकते हैं सबॉर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन। कहीं ना कहीं ये शब्द महिलाओं के अनुभव में हमें दिखाई देते हैं। अधीनता, भेदभाव, उत्पीड़न, चाहे वो महिला प्राचीन समाज से हो, चाहे वो मध्यकालीन समाज से हो, चाहे वो आधुनिक समाज से हो, ये अधीनता, भेदभाव, उत्पीड़न कहीं ना कहीं इन शब्दों का उनके अनुभव में ये शब्द दिखाई देते हैं। वो जो उनका उस समय का ओल्ड एज व्यू, यही नहीं, इन शब्दों के लिए कहीं ना कहीं ओल्ड एज व्यू भी जिम्मेदार है, जो कहता है कि प्राकृतिक रूप से महिलाएं वीक और एंड इरेशनल है, उनके पास रीज़न नहीं है, वो कमज़ोर है, उनको प्रोटेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत, दे नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। किससे ये प्रोटेक्शन और गाइडेंस? पुरुषों से, हस्बैंड, फादर, लाइक दिस। और यही नहीं, यहीं आके ये बात नहीं रुकती है, ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव भी करता है। जैसे एरिस्टोटल, जो एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने भी कहा द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर एंड रूलर टू रूल। मतलब पुरुष कहीं ना कहीं सुपीरियर है महिलाओं से, वो रूल्ड करने के लिए पैदा हुआ महिलाओं को। अमेरिकन थॉमस जेफरसन ने भी माना है कि वुमेन पोजीशन इज हाउस नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस में महिलाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत घरों में है। इनको पॉलिटिक्स और पब्लिक फेस ऑफिस में इनकी ज़रूरत है, इनकी पोजीशन नहीं, इनकी स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि महान जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का भी मानना है कि मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं महिलाओं की के सबॉर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है। और कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी तक इन्हें कहीं कोई चैलेंज नहीं किया गया था, रिमेन अनचैलेंज्ड टिल 18th century, बट आफ्टर द सिचुएशन वाज अबाउट टू चेंज। पर परिस्थितियां बदली। कारण क्या था? रीजन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज इन अमेरिका एंड यूरोप। कहा जाता है कि अमेरिका और यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव होता है। का ये बड़ा बदलाव क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज क्या था? वो था लिबरलिज्म, स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और रिनेसां के बाद कहा जाता है कि एक बड़ा चेंज आता है। लोग अपने आप को सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि सिटीजन की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने लगता है, मोनार्क खत्म होता है, राजशाही खत्म होती है, राजा का अंत होता है, डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आना शुरू होता है पूरी यूरोप और अमेरिका में। और इस मोनार्की को चैलेंज किया जाने लगते हैं लोग, चैलेंज किया जाने लगता है। पॉलिटिकल पावर लोगों में बांटा जाने लगता है, और वो पॉलिटिकल पावर बांटा कैसे जाता है? कहा जाता है कि लोगों को भी सिटीजन की तरह देखे जाने लगता है, और इस सिटीजनशिप की वजह से लोगों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार आना शुरू हो जाते हैं। परंतु कहा जाता है कि ये अधिकार सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रहते हैं। सिटीजनशिप एंड ऑल बेनिफिट एसोसिएटेड विथ इट अवेलेबल ओनली टू मैन। ऑल बेनिफिट, जो भी अधिकार हैं, जो भी फायदे, वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रहते हैं। महिलाएं सेकेंड रेट सिटीजन, वुमेन सेकेंड रेट सिटीजन फेस्ड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं को के साथ भेदभाव होता है, वहाँ भी महिलाओं को सेकेंड रेट सिटीजन का कहा जाता है। उन्हें स्लेव और बच्चों की कैटेगरी में रखा जाता है, उनके साथ उन्हें ये राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। इस भेदभाव को, और कहा यही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इज सोशली एक्सेप्टेड एंड जस्टिफाइड। ये जो भेदभाव है इसको समाज में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बल्कि इसको जस्टिफाइड भी किया जाता है पुरुषों के द्वारा। पुरुष कहते हैं कि हम महिलाओं के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम हैं ना, हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यही समाज का एजम्पशन था, यही उस समय की सोच थी सोसाइटी की। परंतु
कुछ महिलाओं द्वारा इस एजम्पशंस को चैलेंज किया गया और कहा जाता है कि पहली बार चैलेंज इसे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट, फ्रेंच प्ले राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रांस की ओलंपिया डी गूज ने किया। ओलंपिया डी गूज ने महिला अधिकारों और महिलाओं की नागरिकता और उनके वैधानिक स्थिति पर अपनी एक पुस्तक लिखी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजनशिप 1791 में। और ओलंपिया डी गूज ने महिलाओं के नागरिक अधिकार के लिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार की पहली बार बात की। दूसरी तरफ ब्रिटेन में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक लिखी द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन, और कहा जाता है कि फॉर्मली फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की शुरुआत कहीं ना कहीं से इसी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन से शुरू होती है 1792 में जो लिखी गई। इस किताब में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर इक्वल होती हैं, कैपेबल होती हैं, उनके पास भी रीज़न होता है, उन्हें भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को हैं। वो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही थी। और कहा जाता है कि उसी समय से, इसी किताब के बाद से, 1792 के बाद से यूरोप और अमेरिका में इक्वलिटी, महिलाओं की समानता और उनके साथ हो रहे भेदभावों के लिए आवाज़ें उठने लगी। एक डिमांड चालू हो गई थी, इस डिमांड की शुरुआत हो गई थी। और कहा जाता है कि इस डिमांड ने, इस छोटी छोटी बार बार हो रही इस डिमांड ने जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का रूप ले लिया। और ये ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का रूप दिखता है हमको 1848 में, जब सेनेका फॉल कन्वेंशन यूएसए में होता है। सेनेका फॉल कन्वेंशन 1848 में यूएसए में होता है, जिसमें 300 महिलाएं और 40 पुरुष भाग लेते हैं। सेनेका फॉल कन्वेंशन जो है बेसिकली वो महिलाओं के नागरिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों के लिए होता है, ये सेनेका फॉल कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन में जो है एक डिक्लेरेशन पास किया जाता है, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स कहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स पास किया जाता है, जिसमें कहा गया कि डिस्कस द सोशल, सिविल एंड द रिलीजियस कंडीशन एंड राइट ऑफ वुमेन्स। इस सेनेका फॉल कन्वेंशन को जो मुख्य रूप से जिन्होंने नेतृत्व किया उसमें लुसिया कॉफिन मॉन्ट और एलिजाबेथ कैंटी थी, और उनके सहयोग मार्था कॉफिन राइट, जॉन हैटन, मैरी एनी मैक्लिंटॉक और फ्रेडरिक डगलस ने किया। फ्रेडरिक डगलस एक पुरुष थे और कहा था कि सेनेका फॉल कन्वेंशन पहली बार महिलाओं की समस्याओं को लेके, डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्या को लेके किया गया पहला एक कॉन्फ्रेंस था। और इसके बाद कहा जाता है कि ये जो पीरियड था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का, जिसकी शुरुआत मान लिया था कि ये फॉर्मल शुरुआत 1848 से फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की हो जाती है। और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का जो काल है वो 1848 से 1920 तक का काल है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की कुछ डिमांड्स रहती है। जो मुख्य डिमांड क्या है हम उस पर बात करेंगे। कहा पहली जो मुख्य डिमांड थी वो था फुल सिटीजनशिप लाइक मैन। कहा महिलाओं को भी पूर्ण नागरिकता का अधिकार दिया जाए, जिसकी वजह से उनके पास वैधानिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। और ये पूरी की पूरी लड़ाई वो राइट टू वोट के लिए थी, इसीलिए हम इसको सफराजिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। सफराजिस्ट मूवमेंट फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को बोलते हैं। और कहा कि ये इसका मानना था इस फर्स्ट वेव का कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब महिलाओं को राइट टू वोट प्राप्त हो। कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है, पुरुष महिलाओं के साथ भेदभाव की समस्या है जो चली आ रही है, इसका समाधान तभी हो सकता है जब हम राइट टू वोट का अधिकार महिलाओं को दे दें, उन्हें भी नागरिक समझें, उन्हें भी वो सारे अधिकार दें जो पुरुषों के पास है। और ये मूवमेंट की शुरुआत के बाद ये मूवमेंट बेसिकली फोकस करता है यूके, यूएसए, मतलब बेसिकली अमेरिका और यूरोप को फोकस करता है। इन अमेरिका
नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन फॉर फाइट टू राइट टू वोट 1869 में अमेरिका में जो है नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन की स्थापना होती है, जो फाइट टू राइट टू वोट के लिए लड़ता है। वही यूके में महान दार्शनिक J.S. मिल अपना प्रपोजल रखते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में 1867 में महिलाओं के अधिकारों के लिए, कि महिला अधिकार के लिए, लेकिन कहा जाता है कि वो प्रपोजल उनका डिफीट हो जाता है। J.S. मिल का एक बड़ा काम था सब्जिगेशन ऑफ द वुमेन, द सब्जिगेशन ऑफ द वुमेन। ये इन्होंने महिलाओं की स्थिति पर और सब्जिगेशन ऑफ वुमेन की बात की थी, और उन्होंने इस किताब लिखी थी, और इस किताब को एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट्स के लिए माना जाता है। पहली किताब थी जो किसी पुरुष के द्वारा लिखी गई थी। और उसी के साथ 1903 में भी वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन इस्टेब्लिश किया जाता है यूके में। और इस तरह से इसे लगातार महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर डिमांड्स और संघर्ष चलता रहता है। और 1920 तक आते हैं, तो उससे पहले ही इस मूवमेंट को सफलता मिल जाती है। और कहते हैं कि उस मूवमेंट का अंत कब होता है, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में 1893 में मिलता है। ब्रिटेन जो है वो 1918 में देता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 में दिया जाता है, जिसमें 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके ये राइट टू वोट का अधिकार महिलाओं को दिया जाता है। और कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट वेव मूवमेंट था वो 1920 तक चला, और उसकी मुख्य डिमांड जो थी वो यही थी, राइट टू वोट, कि राइट टू वोट का अधिकार महिलाओं को भी दिया जाए, जिससे उन्हें भी एक सिटीजन, एक नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो, जिससे उनके लीगल और पॉलिटिकल सारे अधिकार प्राप्त हो, जिससे उनकी समाज में एक स्थिति अच्छी हो। और यही थी फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की मुख्य डिमांड। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की कुछ मुख्य फीचर थे। कहा था 3 की फीचर्स ऑफ द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। अगर हमको फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को समझना है तो उनके इन तीनों की फीचर्स को जानना होगा। और अगर हमको इसलिए भी जानना होगा कि कभी हमको रिकॉल करना हो, कभी हमको याद करना हो, तो ये अगर हम इन 3 बातों को याद रखेंगे तो हम फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को बहुत अच्छी तरह याद रख सकते हैं। वो है डिस्क्रिमिनेशन, इमेंसिपेशन, इक्वलिटी। डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव, इमेंसिपेशन माने मुक्ति, और इक्वलिटी समानता। कहा प्रॉब्लम क्या थी फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में, किस समस्या की बात कर रहा था, कहा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। कहा कैसे होगा, तो कहा इमेंसिपेशन, मुक्ति के द्वारा। और उसका अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से उसका इक्वलिटी लाएंगे। जब समानता लाएंगे तो अपने आप डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति होगी। कहा डिस्क्रिमिनेशन, कहा किसी प्रॉब्लम को अगर हाईलाइट किया तो उस समय की जो प्रॉब्लम हाईलाइटेड थी फर्स्ट वेव फेमिनिज्म ने, जिस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया वो थी डिस्क्रिमिनेशन। और कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो खास तौर से फोकस था एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन पे। उन्होंने कहा कि जो लीगल और पॉलिटिकल राइट जो औरतों को नहीं दिए जा रहे हैं, वो औरतों को लीगल और पॉलिटिकल राइट दिए जाए। कहा इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो कहा सोल्यूशन होगा इमेंसिपेशन, फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन, महिलाओं की डिमांड थी कि आज़ादी दी जाए, इस भेदभाव से आज़ादी हमें चाहिए। कहा ये आज़ादी मिलेगी कैसे, तो कहा ये अप्रोच क्या होगा इस आज़ादी को पाने का, तो कहा इक्वलिटी, समानता। जो राइट पुरुषों के पास है वो महिलाओं के पास भी होने चाहिए। इसीलिए इस मूवमेंट को इगलिटेरियन फेमिनिस्ट भी कहते हैं। इस मूवमेंट के फेमिनिस्ट को इगलिटेरियन फेमिनिस्ट भी कहते हैं। इन्होंने कहा जो समाज में लेकिन एक चीज़ थी कि इन्होंने जो समाज में इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन थे उसको ओवरथ्रो करने की बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन की बात की, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन की बात की। उन्होंने फैमिली रिलीजन पे नहीं कोई चोट की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको लीगल एंड पॉलिटिकल अधिकार चाहिए, हमको सिटीजनशिप का अधिकार चाहिए। और यही 3 बातें थी, डिस्क्रिमिनेशन, इमेंसिपेशन और इक्वलिटी, जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का मुख्य फीचर थी। अब इस वीडियो में यहीं तक फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। अगले वीडियो में हम सेकेंड वेव फेमिनिज्म की बात करेंगे। थैंक यू।